हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम दोबारा से अध्ययन करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारी अर्थव्यवस्था का। आज की इस वाले वीडियो में हम अध्याय 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास पढ़ेंगे। यह हमारा इस अध्याय पर चौथा वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने इस पूरे अध्याय को समझा दिया था। आज की इस वाले वीडियो में हम इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपके जितने भी मित्र जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उनके पास यह वीडियो ज़रूर शेयर करें और बिहार बोर्ड के सभी विषयों की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना समय गवाए चलते हैं हमारे अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो यहाँ है हमारा पहला प्रश्नावली, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सब प्रश्न यहाँ पे कुल 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो 1 नंबर के पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बारी बारी से इनका देख लेते हैं। तो पहला है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इन लोग इसमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। फिर दूसरा है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो हमने पढ़ा चुका है कि हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक। फिर हमारा अगला एवं तीसरा प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह भी हमने पढ़ा दिया था कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक। फिर अगला एवं चौथा प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। ठीक। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हमारा 5वां प्रश्न है कि इनमें से किससे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो हमें भी पता है कि दुर्भाग्यपूर्ण हमारे बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है। फिर आगे हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यह भी एग्जाम में 1 नंबर का आता है। तो चलिए इसे भी बारी बारी से देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब क्या होता है? तो मतलब दूसरा देश आके जब किसी भी देश पर कब्जा जमा लेते हैं, वहाँ रहने लगते हैं, तो वह वहाँ का उपनिवेश कहलाता है। ठीक। फिर दूसरा प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? तो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरा लूट के अपने घर लेके चल गया। ठीक। फिर तीसरा है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। यह सारा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कृपया मेरा आपसे अनुरोध है कि वह वीडियो पहले देख ले, फिर इस वीडियो को देखेंगे। ठीक। फिर चौथा प्रश्न है, द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक। इसमें द्वितीय क्षेत्र में हमारा उद्योग, निर्माण, गैस, बिजली इत्यादि आते हैं। ठीक। फिर अगला एवं 5वां प्रश्न है हमारा कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है। तो आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब किसी देश का आर्थिक विकास होगा तो वहाँ का अर्थव्यवस्था परिवर्तन होगा। ठीक। फिर अगला एवं छठा है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जाता है। तो नियोजन को दिया जाता है। किसी भी देश में नियोजन अधिक होगा तो वहाँ का आर्थिक विकास भी अधिक होगा। फिर ठीक, अब हमारा आगे है 7वां प्रश्न, आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे अधिक सूचांक माना जाता है। तो आर्थिक विकास को माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचांक माना जाता है। ठीक। फिर अगला 8वां प्रश्न है, साधनों के मामलों में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। दयनीय मतलब खराब है, पिछड़ा है। ठीक। फिर अगला 9वां प्रश्न है, बिहार में डैश ही जीवन का आधार है।
तो बिहार में हम लोग जानते हैं कि कृषि जीवन का आधार है। ठीक, फिर अगला 10वां प्रश्न है, बिहार के विकास में डैश का बहुत बड़ा बाधक है। तो बिहार के विकास में बाढ़ बहुत बड़ा बाधक है। कोसी नदी द्वारा बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाता है, जो काफ़ी क्षति पहुंचाता है बिहार को। ठीक, फिर इस प्रकार से हमने रिक्त स्थान को भी देख लिया। फिर आगे हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए इन लोग को भी बारी बारी से देख लेते हैं। यह 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो यह हमारा प्रथम प्रश्न का उत्तर, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। ठीक, यह आप लोग एग्जाम में देख लेंगे, आप लोग को पूरा नंबर मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला एवं दूसरा प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो यहाँ है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का परिभाषा। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ प्राइवेट एवं सरकारी दोनों तरह के उद्योग, हॉस्पिटल, स्कूल इत्यादि मौजूद हो। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला एवं तीसरा प्रश्न है, सतत विकास क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ है हमारा सतत विकास की परिभाषा। तो पहले तो सतत विकास का शाब्दिक अर्थ, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। इसका परिभाषा नीचे है, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जा सकती है। मतलब ऐसा विकास जिसमें हमारे जो संसाधन हैं उसको अभी यूज करके फिर अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखा जाए, तो वैसा विकास सतत विकास कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला चौथा प्रश्न है, आर्थिक नियोजन क्या है। तो इस प्रश्न को भी देख लेते हैं हम लोग। तो यह हमारा आर्थिक नियोजन की परिभाषा। आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है। मतलब आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम, मतलब प्लानिंग, एक टाइमिंग, मतलब हम एक अवधि मान लेंगे कि 3 या 4 साल में हम एक कार्यक्रम लेके चलेंगे, कि कोई किसी प्रकार का कार्यक्रम लेके चलेंगे जो सामाजिक सुधार के लिए काम है, जिसमें हम लोग संसाधन को जितना जगह जितना उपयोग करवाना है वहाँ उपयोग करें, तो उसी को आर्थिक नियोजन कहते हैं। ठीक, आशा करते हैं आपको आर्थिक नियोजन समझ में आ गया हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला एवं 5वां प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो इस प्रश्न का देख लेते उत्तर। तो यह है हमारा मानव विकास रिपोर्ट की परिभाषा। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। मतलब मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जो UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें देशों की तुलना उस देशों की स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय की स्थिति, शैक्षिक स्तर के आधार पर किया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको मानव विकास रिपोर्ट समझ में आ गया हो। चलते हैं अगले टॉपिक की, अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला एवं 6वां प्रश्न है, आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। अब ये आधारिक संरचना क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यह हमारा आधारिक संरचना की परिभाषा। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि देश के आर्थिक विकास के आधार पर हैं।
उन्हें देश का आर्थिक संरचना या आधारभूत ढांचा कहा जाता है। मतलब किसी भी देश में बिजली, परिवहन, संचार, स्कूल, कॉलेज इत्यादि को देश का आर्थिक विकास उसी पर निर्भर होता है। इसीलिए इन सभी तथ्यों को हम आधारिक संरचना या आधारभूत ढांचा कहते हैं। ठीक, तो आप इस परिभाषा को नोट कर ले अपने कॉपी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रकार से हमने लघु उत्तरीय प्रश्न के 6 प्रश्न को देख लिया। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर देखेंगे। इसमें से प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए इन्हें बारी बारी से देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? तो चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो यह हमारा अर्थव्यवस्था की परिभाषा, फिर इसे कितने भागों में बांटा गया वो हम लोग देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों के इसके विभाजन से है। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तो अब हमें बारी बारी से इन तीनों की परिभाषा को लिखना होगा, चूँकि यह लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसीलिए। तो इधर इन तीनों की परिभाषा यह है। पहला प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, जंगल में वस्तु को प्राप्त करना इत्यादि जैसे व्यवसाय आते हैं। फिर दूसरा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। एवं तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रिया सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना पहला प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला एवं दूसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बतावे। ठीक है, तो चलते इस प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो यह है हमारा आर्थिक विकास की परिभाषा। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। ठीक, यह तो हो गया आर्थिक विकास की परिभाषा। अब हमें आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर बताना है। तो यहाँ आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जा सकता है। ठीक, वरना इसी पे और आगे आप 2-3 दिया हुआ है जो आप लिख सकते हैं कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 टॉपिक हमने बता दिया। आप जो मन करे वो लिख सकते हैं, वरना दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो आप इसे कॉपी में नोट कर लें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को भी हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो यह हमारा अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न का उत्तर, आर्थिक विकास के माप एवं सूचकांक। पहला है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसी देश के 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। फिर दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय देश में रहने हुए व्यक्तियों की औसत आय को कहते हैं। ठीक, फिर तीसरा है मानव विकास सूचकांक। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना के लिए शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य स्थिति पर प्रति व्यक्ति के आधार पर करती है। जहां मानव विकास सूचकांक का प्रश्न है तो यह इसका 3 सूचक है, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति तथा जीवन स्तर। ठीक, फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। इसकी परिभाषा हमने पीछे दे दिया है।
ठीक है, आप यह जो परिभाषा है वरना लघु उत्तरी में भी हमने इसका परिभाषा दे दिया है, तो उससे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला एवं अंतिम प्रश्न है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण हैं। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मुख्य उपाय बतावें। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो पहले तो प्रश्न में कह रहा है बिहार के पिछड़ेपन के कारण, तो यहाँ कुछ कारण दिए हैं, 8 कारण। तो पहले पिछड़ेपन के कारण देख लेते हैं। तो पहला है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज बढ़ रही है, जिसके चलते यहाँ साधनों की कमी हो रही है, और यह जहाँ अधिकांश साधन जनसंख्या को भरण पोषण में चला जाता है। ठीक, फिर दूसरा आधारिक संरचना का अभाव। किसी भी देश एवं राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना होना जरूरी है, लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है। इस राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं भी कम है। ठीक, फिर अगला तीसरा है कृषि पर निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है, जहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है। हमारी कृषि भी काफ़ी पिछड़ी हुई है, जिसके कारण यहाँ उपज भी काफ़ी कम होता है। फिर चौथा है बाढ़ तथा सूखा से क्षति। बिहार एक बाढ़ ग्रसित राज्य है, जहाँ प्रत्येक वर्ष लगभग कोसी नदी या किसी अन्य नदी द्वारा बाढ़ आते रहता है। यहाँ उत्तरी भाग बाढ़ से ग्रसित रहता है और दक्षिणी भाग सूखा से, जिसके कारण यह भी एक पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण कारण है। ठीक, फिर अगला है औद्योगिक पिछड़ापन। किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास जरूरी होता है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग, प्रतिष्ठित अभियंत्रण संस्थाएं सभी झारखंड में चले गए हैं। इस कारण बिहार का कार्यशील औद्योगिक इकाइयों का संख्या नगण्य हो गया है। फिर छठा है गरीबी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय से भी काफ़ी कम है, इसके चलते यह बिहार पिछड़ा है। सातवां खराब विधि व्यवस्था। किसी भी देश या राज्य की शांति तथा सुव्यवस्था जरूरी है, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी, जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्ण उद्योग नहीं चला पा रहे थे। फिर आठवां है कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार का प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। इसके कारण यहाँ भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। ठीक, यह तो थे बिहार के पिछड़ेपन के कारण। अब पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, तो इसमें भी पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण। राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए। दूसरा कृषि पर तेजी से विकास। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, अतः कृषि के नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए। तीसरा बाढ़ पर नियंत्रण। बिहार के विकास में बाढ़ का बहुत बड़ा बाधक है। फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है, इसीलिए यहाँ बाढ़ का नियंत्रण आवश्यक है। ठीक, फिर चौथा है आधारिक संरचना का विकास। बिहार में बिजली काफ़ी कम है, अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए। फिर पांचवा है उत्पादन का विकास। बिहार से झारखंड अलग होने पर यह राज्य लगभग उद्योग विहीन हो गया है। मुख्यतः चीनी मिलें बिहार के हिस्से में रह गई हैं, जो अधिकतर बंद पड़ी हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में देश की विभिन्न भागों तथा विदेशी पूंजी निवेश लाने व अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वर्तमान में जर्जर अवस्था उद्योगों का पुनर्विकास किया जा सके। ठीक, फिर छठा है गरीबी को दूर करना। बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है। गरीबी रेखा के नीचे लगभग 42% से भी अधिक लोग रहते हैं। इनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। फिर सातवां है शांति व्यवस्था की स्थापना। बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों में विश्वास जगाया जा सकता है कि आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। आठवां है स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल तथा ईमानदार प्रशासन जरूरी है। और नौवां एवं अंतिम है केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण।
ठीक। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सारे अभ्यास प्रश्नों का हल कर लिया। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और बिहार बोर्ड के सभी विषयों की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों पर शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।